नमस्कार ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का क्लोडाउस नियम समझाया गया था। ठीक है, आज इसको रिवाइज करते हैं, फिर जो है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के बारे में पढ़ा जाएगा। तो देखें ध्यान से, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का क्लोडाउस नियम में आपको बताया गया एक वैद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता क्या होती है। तो एक वैद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर होती है। ठीक है, जितने भी उसमें धनायन ऋणायन होंगे सबका अलग अलग योगदान जो होगा उसको जोड़ेंगे और वही जो होगा वैद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता होगी। इस प्रकार यदि अनंत तनुता पर जब समस्त विद्युत अपघट्ट अणु पूर्णतया आयनित हो जाते हैं तब वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता में उसके प्रत्येक आयन का एक निश्चित योगदान होता है और इस अवस्था में अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का मान उनके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर आयन चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका स्वतंत्र अभिगमन का क्लोडाउस नियम। इस प्रकार यदि लैम्डा नॉट सोडियम आयन और लैम्डा नॉट क्लोराइड आयन क्रमशः सोडियम और क्लोराइड आयनों की सीमांत मोलर चालकताएं हों तो सोडियम क्लोराइड की सीमांत मोलर चालकताएं क्या होंगी? लैम्डा एम नॉट NaCl का हो जाएगा लैम्डा नॉट सोडियम आयन प्लस लैम्डा नॉट क्लोराइड आयन। ठीक है, यदि एक वैद्युत अपघट्ट की विभाजन पर ठीक है न्यू प्लस धनायन उत्पन्न होते हो, न्यू माइनस ऋणायन उत्पन्न होते हो तो इनकी सीमांत मोलर चालकताएं क्या होंगी? तो सीमांत मोलर चालकताएं लैम्डा एम नॉट बराबर न्यू प्लस लैम्डा नॉट प्लस आयन प्लस न्यू माइनस लैम्डा नॉट माइनस आयन। यहाँ पे लैम्डा नॉट प्लस और लैम्डा नॉट माइनस क्रमशः धनायन और ऋणायन की सीमांत मोलर चालकताएं हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बता दिया गया था। आज देखते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के बारे में। एसिटिक अम्ल, ठीक है, तो इससे पहले आपको एक ग्राफ बताए थे हम जली विलयन में एसिटिक अम्ल जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट था और पोटेशियम क्लोराइड जो प्रबल वैद्युत अपघट्ट का की मोलर चालकता और सांता में एक ग्राफ खींचा गया था। तो आप देख रहे हो x अक्ष पे सांता लिया गया है √c या c⁻1/2 और y अक्ष पे आप देख रहे हो मोलर चालकता लिया गया है लैम्डा m। ठीक है, तो यह प्रबल वैद्युत अपघट्ट पोटेशियम क्लोराइड है, इसका ग्राफ आप देख रहे हो एक सीधी रेखा आती है। ठीक है, और इसकी मोलर चालकता हम निकालते हैं लैम्डा m बराबर लैम्डा m नॉट माइनस ac⁻1/2 से। आज अब आपको जानना है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का क्या होता है। तो यह ग्राफ आप देख रहे हो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का है अर्थात एसिटिक एसिड का है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता आप देख रहे हो 0.4। यहाँ शुरुआत करते हैं, सांता जो है अधिक है तो सांता जो है 0.4 है, अधिक है। जब इसमें तनुता बढ़ाएंगे पानी मिला देंगे तो सांता घटने लगेगी। ठीक है, तो जब सांता अधिक है तो उस समय मोलर चालकता कम है। एसिटिक एसिड का सांता जब 0.4 है तो मोलर चालकता क्या है? कम है। अब आप सांता देख रहे हो कम कर रहे हैं, सांता कम होगी जब तनुकरण करेंगे तनुता बढ़ाएंगे तो सांता 0.2 हो गई तो मोलर चालकता थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, जब आप सांता और कम करेंगे तनुता और बढ़ा देंगे तो मोलर चालकता जो है एकदम बढ़ जाएगी, 400 के नज़दीक देख रहे हैं पहुंच गई। लेकिन उस समय जो तनुता क्या होगा? बहुत ज़्यादा आप कर दिए हैं, सांता बहुत कम हो गया है, सी का मान क्या हो गया? बहुत कम हो गया है, तनुता जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की यह सब होती हैं घटनाएं। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट एसिटिक अम्ल, जैसे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट उच्च सांता पर अल्प कम वियोजित होते हैं। तो आप देख रहे हो कि एसिटिक अम्ल जो है वह दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है। इसके तरह से जो भी वैद्युत अपघट्ट होंगे दुर्बल वह उच्च सांता पर बहुत कम वियोजित होते हैं। अगर सांता अधिक होगी तो बहुत कम टूटते हैं। अतः ऐसे वैद्युत अपघट्टों में मोलर चालकता लैम्डा m में तनुता के साथ परिवर्तन, ठीक है, वैद्युत अपघट्टों में मोलर चालकता लैम्डा m में तनुता के साथ परिवर्तन वियोजन मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल जैसे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट उच्च सांता पर अल्प वियोजित होते हैं। अतः ऐसे वैद्युत अपघट्ट में मोलर चालकता में तनुता के साथ परिवर्तन वियोजन मात्रा में वृद्धि के कारण होता है, जिसके कारण 1 मोल वैद्युत अपघट्ट वाले विलयन के कुल आयतन में आयनों की संख्या बढ़ती है। तो आप देख रहे हो कि क्या होगा इसके कारण? 1 मोल वैद्युत अपघट्ट वाले विलयन में
कुल आयतन में आयनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब आयनों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, जब आयनों की संख्या बढ़ेगी तो वियोजन होगा, लेकिन उस समय तनुता क्या होनी चाहिए, अधिक होगी। तनुता के साथ उसमें परिवर्तन होगा, वियोजन की मात्रा जो है बढ़ेगी। 1 मोल वायु अपघट्य वाले विलयन के कुल आयतन में आयनों की संख्या बढ़ती है, किसके साथ, तनुता के साथ, ठीक है। लेकिन अगर विद्युत अपघट्य उच्च सांद्रता पर है तो उस समय जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन क्या होगा, बहुत कम होगा। अतः ऐसे विद्युत अपघट्यों में मोलर चालकता में तनुता के साथ परिवर्तन वियोजन मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। तनुता के साथ परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण 1 मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन के कुल आयतन में आयनों की संख्या बढ़ती है। इस प्रक्रिया में मुख्यतः अल्प सांद्रता के समीप तनुकरण पर मोलर चालकता लैम्डा एम तेजी से बढ़ता है। तो आप देख रहे हैं, जब सांद्रता का मान बहुत कम होगा, सांद्रता का मान बहुत कम होगा, तो उसके समीप अगर आप तनुकरण करेंगे तो मोलर चालकता का मान क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा। जैसे आप देख रहे हो, सांद्रता जो है बहुत अल्प हो चुकी है, इस समय अगर आप तनुकरण करेंगे तो मोलर चालकता तेजी से बढ़ जाएगी, मोलर चालकता तेजी से बढ़ जाएगी, जैसा ग्राफ में देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सांद्रता बहुत अगर कम हो जाए, उस समय तनुकरण करने पर मोलर चालकता तेजी से बढ़ती है। अल्प सांद्रता के समीप तनुकरण पर मोलर चालकता लैम्डा एम तेजी से बढ़ता है। अतः सीमांत मोलर चालकता लैम्डा एम नॉट का मान मोलर चालकता लैम्डा एम के शून्य सांद्रता तक, ठीक है, बहिर्वेशन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर जो है सीमांत मोलर चालकता लैम्डा एम नॉट का मान जो है आपको प्राप्त करना है, तो लैम्डा एम नॉट का मान जो है मोलर चालकता लैम्डा एम के शून्य सांद्रता तक पहुंचने तक एक्सट्रापोलेशन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, बहिर्वेशन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, तो आगे बता रहे हैं कैसे प्राप्त करेंगे। अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर अर्थात सांद्रता सी के करीब हो, अनंत तनुता पर अर्थात सांद्रता C टेंस टू 0 वैद्युत अपघट्य पूर्णतया वियोजित हो जाता है। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य क्या होता है, पूर्णतया वियोजित हो जाता है, अल्फा बराबर 1, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर 1। परंतु इतनी कम सांद्रता पर विलयन की चालकता कापा इतनी कम हो जाती है कि इसके वास्तविक मान को नहीं मापा जा सकता। तो आप देख रहे हैं कि अनंत तनुता पर जब सांद्रता लगभग 0 के करीब हो तो विद्युत अपघट्य जो दुर्बल है वह पूर्णतः वियोजित हो जाएंगे, अल्फा का मान 1 हो जाएगा। लेकिन इतनी कम सांद्रता पर विलयन की चालकता इतनी कम हो जाती है कि वास्तविक मान को मापा नहीं जा सकता है। अतः दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए सीमांत मोलर चालकता लैम्डा एम नॉट को राउस का आयनों के लिए स्वतंत्र अभिगमन नियम का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए सीमांत मोलर चालकता कैसे निकलेगा, तो जो आपको राउस का नियम पढ़े हैं, आयनों के लिए स्वतंत्र अभिगमन नियम, उसका उपयोग करेंगे और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए सीमांत मोलर चालकता लैम्डा एम नॉट का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखते हैं एक उदाहरण। एसिटिक अम्ल CH3COOH के लिए लैम्डा एम नॉट की गणना करना है, सीमांत मोलर चालकता की गणना करना है एसिटिक अम्ल के लिए। तो आप जान रहे हैं कि एसिटिक अम्ल को अगर सांद्रता 0 के करीब कर दिया जाए, उस समय अगर नापें इसकी मोलर चालकता तो आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे फिर सीमांत मोलर चालकता को, तो इसके लिए आपको प्रबल विद्युत अपघट्य को लेना पड़ेगा और उसकी सहायता से आप जो है एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखें ध्यान से। एसिटिक अम्ल CH3COOH अगर यह टूटेगा तो CH3COO माइनस और H+ में टूटेगा। के लिए सीमांत मोलर चालकता की गणना करने के लिए आपने प्रयोग किया है सोडियम एसीटेट को, CH3COO, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl को और सोडियम क्लोराइड को NaCl को। तो यह जो है प्रबल विद्युत अपघट्य है, CH3COO सोडियम एसीटेट, ये टूटेगा CH3COO माइनस Na+ में, H+ Cl माइनस में Cl टूट जाएगा, ठीक है, और जो है
NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो इनके मदद से आप जो है CH3COOH अर्थात CH3COO माइनस और H प्लस की गणना करेंगे, अर्थात एस्टिक एसिड की सीमांत मोलर चालकता की गणना करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दें। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा m इनफाइनाइट पे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट, ठीक है, लैम्डा m नॉट के रूप में लिख सकते हैं, या लैम्डा m अनंत के रूप में लिख सकते हैं, इनफाइनाइट के रूप में लिख सकते हैं, की सहायता से ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि ये तीनों प्रबल विद्युत अवघट्य हैं जिनकी मोलर चालकता अनंत तनुता पर आसानी से ज्ञात की जाती है, ज्ञात हो जाती है। अर्थात आपको निकालना है एस्टिक एसिड का मोलर चालकता अनंत तनुता पर, तो लैम्डा m नॉट एस्टिक एसिड बराबर, ठीक है, लैम्डा नॉट एसीटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट हाइड्रोजन आयन। यह हो गया, यही आपको निकालना है। यह चीज़ आपको कहाँ से मिलेगा, जो प्रबल विद्युत अवघट्य आपने चूज किया है सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaCl, उसकी मदद से होगा। देखें कैसे होगा। उपरोक्त समीकरण में दाईं ओर लैम्डा नॉट सोडियम आयन तथा लैम्डा नॉट क्लोराइड आयन जोड़कर तथा घटाकर पुनर्व्यवस्थित करने पर, तो आप देख रहे हो कि दाईं ओर जो है एक बार जो है लैम्डा नॉट Na प्लस और एक बार लैम्डा नॉट Cl माइनस को जोड़ेंगे और एक बार इन्हीं दोनों को घटाएंगे, उसके बाद एडजस्ट करेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे, तो आपको यह एस्टिक एसिड का समीकरण मिलेगा। देखें मोलर कंडक्टिविटी जो है सोडियम एस्टिक एसिड का बराबर लैम्डा नॉट एसीटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट हाइड्रोजन आयन, एक बार इसको जोड़िए लैम्डा नॉट सोडियम आयन और एक बार घटाइए लैम्डा नॉट सोडियम आयन, और एक बार फिर क्लोराइड आयन को जोड़िए लैम्डा नॉट क्लोराइड आयन और माइनस लैम्डा नॉट क्लोराइड आयन। तो एक बार आपने जोड़ा है, एक बार आपने घटाया है दोनों को, ठीक। अब इसको व्यवस्थित कीजिए, कोष्टक में रखिए, तो लैम्डा नॉट एसीटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट सोडियम आयन को एक कोष्टक में लिख दिए, प्लस लैम्डा नॉट हाइड्रोजन आयन प्लस लैम्डा नॉट क्लोराइड आयन, इसको एक कोष्टक में लिख दिए, माइनस लैम्डा नॉट सोडियम आयन प्लस लैम्डा नॉट क्लोराइड आयन, इसको अलग कोष्टक में लिख दिए, ठीक है। अब जो है इनको एडजस्ट कर दिए। अब आप देखो इनको एक साथ ऐड करके लिख सकते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, आप देखें लैम्डा नॉट एस्टिक एसिड बराबर लैम्डा m, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m नॉट, इनको ऐड कर दिए सोडियम एसीटेट का, प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये Cl का हो जाएगा, मोलर चालकता HCl का और माइनस मोलर चालकता NaCl का, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको मोलर चालकता एस्टिक एसिड का निकालना हो तो इसके लिए आप सोडियम एसीटेट के मोलर चालकता और हाइड्रोजन क्लोराइड के मोलर चालकता को जोड़ेंगे और उसमें से सोडियम क्लोराइड के मोलर चालकता को घटा देंगे, तो आपको जो है एस्टिक एसिड की मोलर चालकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, इन तीन विद्युत अवघट्य की मदद से। उसी तरह से अगर आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निकालना हो तो इसके लिए जो है आपको प्रबल विद्युत अवघट्य अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड लेना होगा, जिसमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप मोलर कंडक्टिविटी को, मोलर चालकता को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और सोडियम क्लोराइड के मोलर चालकता को आप घटाएंगे। ऐसा करने के बाद जो है आपको दुर्बल विद्युत अवघट्य अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मोलर चालकता प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दें, किसी भी सांद्रता C पर यदि वियोजन की मात्रा अल्फा हो, किसी भी सांद्रता C पर यदि वियोजन की मात्रा अल्फा हो तो इसे सांद्रता C पर मोलर चालकता लैम्डा m और सीमांत मोलर चालकता लैम्डा m नॉट के अनुपात के लगभग माना जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी सांद्रता C पर यदि वियोजन की मात्रा अल्फा हो तो वियोजन की मात्रा अल्फा को क्या मानेंगे, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर लैम्डा m बटे लैम्डा m नॉट, मोलर चालकता बटे सीमांत मोलर चालकता
का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, विभजन की मात्रा अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, तो विभजन की मात्रा अल्फा बराबर लेमडा एम बटे लेमडा एम नॉट। तो किसी भी सांता सी पर यदि विभजन की मात्रा अल्फा हो तो इसे सांता सी पर मोलर चालकता लेमडा एम और सीमांत मोलर चालकता लेमडा एम नॉट के अनुपात के लगभग माना जा सकता है। तो विभजन की मात्रा अल्फा बराबर लेमडा एम बटे लेमडा एम नॉट। परंतु हम जानते हैं कि एस्टिक अम्ल जैसे दुर्बल विद्युत घट के लिए के का मान क्या होता है, तो के बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। यहाँ अल्फा का मान आप रख दो दोनों जगह, यह हो जाएगा, आप मान रख दोगे तो के बराबर हो जाएगा सी लेमडा एम स्क्वायर अपान लेमडा एम नॉट स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस लेमडा एम बटे लेमडा एम नॉट। ठीक है, बराबर यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा सी लेमडा एम स्क्वायर अपान लेमडा एम नॉट माइनस लेमडा एम। तो इस तरह से दुर्बल विद्युत घट के लिए के का मान हो गया सी लेमडा एम स्क्वायर अपान लेमडा एम नॉट कोष्टक में लेमडा एम नॉट माइनस लेमडा एम। तो इस सूत्र से जो है आप विभजन की मात्रा अल्फा की गणना कर सकते हैं। और आपने देखा कोराउस नियम की मदद से किसी भी दुर्बल विद्युत घट की मोलर चालकता को आप प्रबल विद्युत घट की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में आपने दुर्बल विद्युत घट के बारे में देखा। अब आप देखें ध्यान से कोराउस नियम का क्या यूज होता है, कोराउस नियम का उपयोग। तो पहला उपयोग आपने देखा कि अनंत अनंतता पर दुर्बल विद्युत घटियों की मोलर चालकता की गणना करने में, जैसा कि आपने देखा है अभी आपको एस्टिक एसिड का हमने बताया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बताया। तो अनंत अनंतता पर दुर्बल विद्युत घटियों की मोलर चालकता की गणना करने में, और सेकेंड दुर्बल विद्युत घट के वियोजन की मात्रा की गणना करने में, अल्फा का मान निकालने में, लेमडा एम बटे लेमडा एम नॉट, यह आपने फार्मूला पढ़ा था। तो यह जो है कोराउस के नियम के दो यूज हैं जिनकी मदद से अनंत अनंतता पर दुर्बल विद्युत घट की मोलर चालकता की गणना करते हैं और दुर्बल विद्युत घट के वियोजन की मात्रा अल्फा की गणना करते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो लेक्चर में आपको विद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत अपघटन के बारे में समझाया जाएगा। तब तक जो है आप पिछले वीडियो लेक्चर को देखते रहें, कोराउस नियम को समझते रहें, उसका यूज़ देखते रहें, वीडियो को बार बार देखते रहें, बुक पढ़ते रहें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।